हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सेन स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस टॉपिक्स है उसको मैंने डिस्कस कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, सबसे पहले जान। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जैसे कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई सब्सटेंस एक जगह से दूसरे जगह भेज देने की प्रोसेस को ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि अगर जम्मू कश्मीर में सेव होता है, तो अगर उत्तर प्रदेश या बिहार या पश्चिम बंगाल में सेव नहीं होता है, तो वहाँ पर भेजने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होगी। सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत होगी, सर्कुलेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी, चाहे रोडवेज हो या ट्रेनवेज हो, किसी भी प्रोसेस के द्वारा वहाँ भेजा जा सकता है। यही मटेरियल, जैसे दूसरे अंगूर अगर महाराष्ट्र में है, अगर बिहार में भेजना है, तो किसी न किसी मीडियम के द्वारा ही भेजा जा सकता है। जो मीडियम होगा वही ट्रांसपोर्ट मीडियम कहलाता है। अब आप प्लेन से भी भेज सकते हैं, ट्रेन से भी भेज सकते हैं, या ट्रक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ भेज दी जाती है। उसी तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मटेरियल कहीं सिंथेसिस होते हैं, बॉडी के किसी ऑर्गन्स में सिंथेसिस होते हैं, और पूरे बॉडी के पार्ट्स जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक भेज देने के प्रोसेस को ही ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कहते हैं। सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो भी मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनते हैं, उस मटेरियल का डिफरेंट पार्ट तक भेजना, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक भेजना, यही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन दो तरह के होते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग है, और ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग है। सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन, अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीज़ों का होता है, तो हमने यह देखा कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम के द्वारा किन किन मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर होता है, और फ्लोएम के द्वारा कौन कौन से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जाइलम, रूट के अंदर, जाइलम जो है, रूट वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, मिट्टी से। यहाँ सॉइल है और सॉइल से ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और इसके द्वारा ये ऊपर की तरफ भेजता है, ये लीफ तक पहुँचता है। वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ तक पहुँचेगा तभी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। दूसरा, जो मिनरल्स हैं वो प्लांट के अंदर पहुँच जाते हैं और डिफरेंट पार्ट तक पहुँच जाते हैं। अब ये पहुँचते कैसे हैं, ये देखें। सॉइल के अंदर, सॉइल ऐसे ही रूट नहीं खींच लेता है, ये आयनिक फॉर्म में, आयन के फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में ये खींचता है। रूट में हेयर्स होते हैं, वही रूट हेयर्स जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचते जाते हैं। और जैसे बहुत लंबे प्लांट्स हैं, तो उनमें तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा खींचा जाता है, और एक प्रेशर जनरेट करता है। जैसे ही ये ट्रांसपीरेशन होता है, मान लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ सनलाइट पड़ने से ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इवोपरेट कर जाता है, जिसके कारण एक सक्शन प्रेशर लगता है, और सक्शन प्रेशर की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स जो है जाइलम के द्वारा
लीफ तक या प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाते हैं। इसमें जाइलम को हेल्प कौन करता है? दो तरह की इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं। एक है एक जाइलम वेसल्स और दूसरा है ट्रैकिया। ट्रैकिया और जाइलम वेसल्स ये वाटर और मिनरल को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भेजने में मदद करता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाने। अगर अब सबसे पहले ये समझ लो ट्रांसपीरेशन क्या है। ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट of plants in the form of vapor is called transpiration. यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट, एरियल पार्ट कौन सा होगा? लीफ हो गया। लीफ सबसे ऊपर की तरफ होता है। सनलाइट जब पड़ती है तो वहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इवोपरेट कर जाते हैं और वेपर के रूप में इवोपरेट कर जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ खाली स्पेस बच जाता है। तो ये प्रेशर के द्वारा, ये सक्शन प्रेशर के द्वारा फिर वाटर मॉलिक्यूल्स रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। इसमें कौन हेल्प करता है? जाइलम में जाइलम वेसल और ट्रैकिया। सेकेंड फ्लोएम। और जाइलम के द्वारा, जाइलम का जो फंक्शन है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ काम करेगा। अब फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या करता है? ये एक वैस्कुलर बंडल है जो मटेरियल लीफ में फोटोसिंथेसिस के द्वारा सिंथेसिस होता है। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस में जैसे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, तो वो ग्लूकोज मटेरियल को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक भेजने के प्रोसेस करता है फ्लोएम। और ये करता किस चीज़ है? इसका भी स्ट्रक्चर है। इसमें भी दो तरह के इम्पॉर्टेंट सीव ट्यूब्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। रियल में भेजता सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, सपोर्ट करता है, जिससे ये जैसे मान लो कि फोटोसिंथेसिस के यहाँ ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमें इस पार्ट तक भेजना है, तो ये किस ऐसे भेजते चला जाएगा और यहाँ पर आकर के ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उस मटेरियल को वहाँ पहुँचा देता है। तो इस तरह से फ्लोएम जो है अपना फंक्शन करता है। अब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, लीफ में जो फोटोसिंथेसिस से मटेरियल बनते हैं वो दोनों डायरेक्शन में होता है। रूट को अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ भी नीचे की तरफ ही आ सकता है और यहाँ के अगर फोटोसिंथेसिस से मटेरियल यहाँ ज़रूरत पड़ी तो यहाँ भी पहुँच सकता है। तो ये बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होते हैं। फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दोनों डायरेक्शन में होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन तथा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये ऊपर की तरफ भी होते हैं और नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम। जबकि जाइलम क्या है? एक ही डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब जाइलम फ्लोएम के फंक्शन को आप समझ गए होंगे। अब ब्लड के बारे में स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में एक पॉइंट आता है जो फ्लोएम के साथ रिलेटेड रहता है, वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? जो फूड मटेरियल लीफ के अंदर बनता है उस फूड मटेरियल को
प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक भेजने के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो जाइलम के द्वारा ट्रांसपिरेशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और ये ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। जो फूड मटेरियल सिंथेसाइज होता है प्लांट के लीफ में, वो फूड मटेरियल को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक भेजने के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और एरियल पार्ट से वाटर मॉलिक्यूल के इवेपोरेशन को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया कि जाइलम और फ्लोएम दो वैस्कुलर बंडल वेसल्स होते हैं जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीज़ों का होता है और इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले ये जान लें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सेकेंड चीज़ है कि ये ट्रांसपोर्टेशन किन चीज़ों के द्वारा होता है, किस मेथड से होता है, किस माध्यम से होता है, किस मीडियम से होता है। तो ये ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट्स है हार्ट। हार्ट किससे जुड़ा रहता है? ब्लड वेसल से जुड़ा रहता है। और ब्लड वेसल्स में बहते क्या हैं? ब्लड बहते हैं। दूसरा चीज़ है एक लिम्फेटिक वेसल पाए जाते हैं जो लिम्फ को धोते हैं। ये भी लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में डिस्कस कर लें कि ब्लड वेसल्स में दौड़ता है, ब्लड वेसल्स में दौड़ता है, और ब्लड वेसल्स जो है कहाँ जुड़े रहते हैं? हार्ट से। तो हार्ट एक पंपिंग स्टेशन है, पंप करता है और ब्लड डिफरेंट पार्ट तक जाते हैं और आते रहते हैं। तो हार्ट एक क्या है? मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पंपिंग का काम करता है और डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड को भेजना और फिर कलेक्ट करके लाना। उसके बाद इस ब्लड के बाद उस हार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लें कि ब्लड होता क्या है। ब्लड आप सब ने देखे होंगे कि ब्लड लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है, एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और रेड कलर का होता है। और रेड कलर किस कारण से होता है? तो इसमें रेड कलर का कारण होता है, इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण ये रेड कलर होता है। अब चलते हैं कि ब्लड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो ब्लड के अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकेंड है ब्लड कार्पसल्स और थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो लगभग 55% होता है, बाकी 45% में ब्लड कार्पसल्स और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, 8% फूड मटेरियल्स और CO2, हार्मोन्स तथा डिसॉल्व यूरिया प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। प्लाज्मा के अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स पाया जाता है, हिपेरिन। हिपेरिन का फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड बहते रहते हैं वो क्लॉट न कर जाए, इसके लिए ये प्लाज्मा में एक तरह का केमिकल पाया जाता है जिसको हिपेरिन कहते हैं, और हिपेरिन क्लॉटिंग से बचाता है। अगर ब्लड हमारे वेसल्स में जम जाए तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल सकता है, हार्ट ब्रेक कर सकता है। तो हिपेरिन इंपॉर्टेंट केमिकल्स है जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। सेकेंड, ब्लड कार्पसल्स। ये ब्लड कार्पसल्स 2 तरह के होते हैं, एक RBC रेड ब्लड कार्पसल्स और दूसरा WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स। RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। दोनों का फंक्शन है यही, इसी RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर प्रदान करता है।
ल्यूकोसाइट्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ल्यूकोसाइट्स या WBC जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हमारे बॉडी के ऊपर होता है, यानी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वाइटल फोर्स को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, ये WBC। ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर होते हैं, इनका इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या है? हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के जमने में मदद करता है। कि ब्लड जैसे इंजरी हो गया किसी कारण से, तो अगर इंजरी हो जाए तो ब्लड लगातार बहते चला जाएगा, और जब ब्लड लगातार बहेगा तो हार्ट धीरे धीरे बैठता चला जाएगा और ह्यूमन का डेथ हो सकता है। इसलिए नेचर ने ये प्रोवाइड किया है कि इसमें जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं ये कोगुलेशन में हेल्प कर देते हैं। जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, एयर के इंजरी हुआ, एयर से कांटेक्ट हुआ, ये क्लॉट कर जाता है, जिससे ब्लड बह नहीं पाता है और बॉडी से आउटसाइड इन्वायरमेंट में नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमारा ह्यूमन बीइंग्स बच जाता है। कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी तरह का कोई घटना हो जाती है तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है बचाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, रेज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको ब्लड के बारे में बताया कि ब्लड जो है बॉडी के अंदर किस तरह से सर्कुलेट करते हैं और ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं। इस कंपोनेंट्स में हमने ब्लड के प्लेटलेट्स के बारे में बताया था, ब्लड के कार्पसल्स के बारे में बताया था, इसके बाद आपको ब्लड के प्लाज्मा के बारे में बताया था। ये प्लाज्मा, कार्पसल्स और ब्लड प्लेटलेट्स ये ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं जो फ्लो करते हैं हम इनसाइड द बॉडी के अंदर हमारे चारों तरफ आर्टरीज और वेन्स के द्वारा ये बहते रहते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ और बताया था कि हमारे बॉडी का मेन ऑर्गन्स हार्ट है। ये हार्ट ट्रांसपोर्टेशन का एक पंपिंग स्टेशन है, यानी ऐसा पंप सिस्टम है जहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक और फिर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट किस तरह का होता है। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। इसमें राइट ऑट्रियम ये साइड का है, लेफ्ट ऑट्रियम ये साइड है, और राइट वेंट्रिकल ये साइड है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ये साइड है। हमने इसे प्योर और इम्प्योर ब्लड जिसे कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे कहते हैं, इम्प्योर ब्लड को कलर कर दिया है कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है, हार्ट के अंदर किस तरह से ब्लड का पंपिंग होता है। ये पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें 4 पार्ट को समझ जाना है। वेना कैवा जो एक मोटी ट्यूब्स होती है जिसके द्वारा ब्लड यहाँ वेना कैवा के द्वारा राइट ऑट्रियम में पहुँचता है। राइट ऑट्रियम, अब देखिए वेना कैवा 2 तरह के हैं। एक वेना कैवा ऊपर की तरफ से जो अपर पार्ट के ब्लड को राइट ऑट्रियम में लाता है, और दूसरा जो नीचे की तरफ से लोअर पार्ट के ब्लड को कलेक्ट करके लोअर पार्ट के ब्लड को राइट ऑट्रियम में लाता है। यानी वेना कैवा 2 है, एक अपर पार्ट से लाता है ब्लड को और एक बॉडी के लोअर पार्ट से कलेक्ट करके राइट ऑट्रियम में पहुंचाता है। यहाँ ब्लड जब पूरी तरह से कलेक्ट हो जाता है, यानी वेना कैवा दोनों वेना, अपर वेना कैवा और लोअर वेना कैवा के द्वारा जब ब्लड राइट ऑट्रियम में कलेक्ट हो जाता है तो ये कंट्रैक्ट्स करता है, कंट्रैक्ट्स होता है। कंट्रैक्ट्स के बाद यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व। ये वाल्व खुल जाता है और जैसे ही वाल्व खुलता है ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड चले जाते हैं, और ये ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होते हैं जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ये जैसे ही राइट ऑट्रियम में कलेक्ट होगा पूरी तरह से ये कलेक्शन हो जाएगा, तो क्या किया जाता है कि ये कंट्रैक्ट होता है और इसको एक प्रेशर जनरेट करता है जिससे ये ब्लड
पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंच जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज में जब ब्लड पहुंच जाता है तो ये लंग्स में जाता है। लंग्स का फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं, जहां वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर दिया जाता है। लंग्स में कुछ एल्वेलाई पार्ट्स होते हैं जो जहां पर ऑक्सीजन को मिक्सअप किया जाता है, और जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ये पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स में चला जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को अब क्या किया जाता है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा भेजा जाता है। ये पल्मोनरी वेन्स है और कहाँ भेजा जाता है, लेफ्ट ऑट्रियम में, यहाँ पर भेजा जाता है लेफ्ट ऑट्रियम में। जैसे ही ब्लड ये लेफ्ट ऑट्रियम में पहुँचता है, यहाँ भी एक वॉल्व लगा रहता है। ये वॉल्व क्या करता है, वॉल्व को जब तक ये पूरी तरह से भर जाता है तब तक ये भरे रखता है, और जैसे ही ये कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा कि ये ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से ब्लड से फुल हो जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होता है और तब ये ब्लड चला आता है आपको इस रास्ते से, इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा एरोटा में। एरोटा के द्वारा ब्लड पूरे बॉडी में भेज दिए जाते हैं। ये एरोटा जो है आर्टरी से जुड़े रहते हैं, और हमारा जो पल्मोनरी वेना कैवा जो है ये वेन्स से जुड़े रहते हैं। तो वेन्स से वेन्स क्या करता है कि बॉडी से जो इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके वेना कैवा के द्वारा भेजता है। यहाँ एरोटा में एक प्रेशर, हार्ट के द्वारा प्रेशर जनरेट किया जाता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा जाता है। तो इस तरह से ये फंक्शन होते हैं। अब इसको डबल सर्कुलेशन क्यों करते हैं, हार्ट के जो सर्कुलेशंस होते हैं उसको डबल सर्कुलेशन क्यों करते हैं। डबल सर्कुलेशन इसके करते हैं कि एक तो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वेना कैवा से, नीचे देखिए ये वेना कैवा के द्वारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है हार्ट में, और फिर प्योर ब्लड हार्ट को भेजा जाता है। तो ये सर्किल हो गया। ये दूसरा सर्किल ये होता है कि जब पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा इम्प्योर ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है, और लंग्स में यहाँ पर O2 मिक्स किया जाता है, और फिर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा इसे भेज दिया जाता है हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में। तो यहाँ आकर के ये दो, एक फंक्शन तो आपका ये फंक्शन हो गया जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इस पूरे फंक्शन को पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये जो फंक्शन होता है दो बार, इसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन हो गए। एक ब्लड, हार्ट जो है ब्लड को लंग्स को देगा, लंग्स उसको प्योर करके ऑक्सीजनेट करके फिर हार्ट को लौटाएगा। तो ये एक सर्किल पूरा हो गया। और फिर यहाँ से क्या हो गया कि एरोटा के द्वारा प्योर ब्लड जाते हैं और वेना कैवा के द्वारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके फिर हार्ट में चले आते हैं। तो ये दो प्रोसेस हो गए जिसके कारण इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो हमारा जो हार्ट सिस्टम है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करते रहता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजता है थ्रू आर्टरीज, और वेन्स के द्वारा उसे कलेक्ट करके फिर हार्ट में पहुंचा देता है। तो ये हार्ट का मैकेनिज्म है जिसे आप समझ गए होंगे। और यहाँ अब हम चलते हैं आर्टरीज के कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये सर्कुलेशन किस टाइप से होता है इसको जाने। आर्टरीज, वेन्स, एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होते हैं बता दें कि ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड को लाता है,
वेन्स इम्प्योर ब्लड को, और कैपिलरीज जो होते हैं ये दोनों आपस में जहाँ पर मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं ब्लड को, उसे कैपिलरीज कहा जाता है। जैसे अब एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझें, ये आपका आर्टरीज है और ये आपका वेन्स है। ये कैपिलरीज होते हैं जो छोटे छोटे सिस्टम में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है। एक स्मॉल रिंग टाइप स्ट्रक्चर नेटवर्क बना होता है जहाँ पर ब्लड को एक्सचेंज किया जाता है, यही कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज क्या है? जहाँ पर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का डिवीज़न किया जाता है, जहाँ पर ब्लड एक दूसरे को सेपरेट करके, यानी आर्टरीज के जो प्योर ब्लड होते हैं वो अगर इम्प्योर हो जाते हैं तो वो कैपिलरीज के द्वारा ही वेन्स में पहुँचा दिए जाते हैं और वेन्स फिर हार्ट को लौटा देता है। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट वेसल्स हैं, इसको वेसल्स कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट वेसल्स है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। अब इसमें डिफरेंस जनरली क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, वेन्स और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस हो गया कि आर्टरीज क्या, ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आर्टरीज जो होती है जिसके वाल्स मोटे होते हैं, वाल्स जो होते हैं इसके वाल्स थिक होते हैं, इसके वाल्स थीन होते हैं। अब थिक होने का मतलब कि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, जो हार्ट से ब्लड चलते हैं उसमें प्रेशर ज़्यादा होते हैं, इस कारण से इसके वाल जो होते हैं थिक होते हैं। और वेन्स के में प्रेशर कम होता है, इसके कारण से वाल थीन होते हैं। इसमें कोई वाल्व नहीं होता, नो वाल्व, जबकि इसमें वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व होते हैं। क्यों वाल्व होते हैं? इसमें वाल्व चूंकि हाई प्रेशर से जाता है, इस कारण से इसमें वाल्व नहीं होते हैं। वाल्व होगा तो हो सकता है कि रैप्चर कर जाए आर्टरीज, लेकिन वेन्स में वाल्व नहीं होता है, चूंकि ये सिंपल बहुत ही लो स्पीड से ब्लड आते हैं और वेन्स में बहते रहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है जिसको जान लेना जरूरी है। अब हम लोग लिम्फ के बारे में डिस्कस कर लें। व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होता है कि लिम्फ एक तरह का कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड। लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड है जो वेन्स के पैरेलल लिम्फ वेसल में बहते रहते हैं। इसको लिम्फ वेसल भी, लिम्फ वेसल कहते हैं, जिसमें ये बहते रहते हैं। लिम्फ वेसल्स में बहते रहते हैं। अब लिम्फ वेसल्स जो होते हैं ये लिम्फ कैपिलरीज में डिवाइड रहते हैं। लिम्फ कैपिलरीज में डिवाइड रहते हैं। लिम्फ वेसल के अंदर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। नोड्स पाए जाते हैं। अब लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड है जो वेन्स के पैरेलल ही लिम्फ वेसल्स में बहते रहते हैं। लिम्फ वेसल्स जो होती है उससे भी पतली नली में डिवाइड हो जाती है, ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जो अपना एक नेटवर्क बनाती है पूरे बॉडी के अंदर, जिसको लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। और लिम्फ कैपिलरीज के अंदर यानी लिम्फ वेसल के अंदर एक
ग्रुप ऑफ कलेक्शंस होते हैं, ग्रुप ऑफ नोड्स टाइप के बने होते हैं जिसको लिम्फ नोड्स कहते हैं, और इसी के द्वारा लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। अब समझते हैं कि लिम्फ का फंक्शन क्या है, लिम्फ क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो लिम्फ का फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है जो इंटेस्टाइन के द्वारा फैट एब्जॉर्ब होते हैं, जो फैट का डाइजेशन हो जाता है, उस फैट को, ये एब्जॉर्ब फैट को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब फैट्स from different parts of body, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये एब्जॉर्ब फैट को पहुंचाता है। सेकेंड इसका फंक्शन है, अगर कोई हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स वगैरह डेवलप कर जाते हैं तो ये जर्म्स को किल कर देता है। किल द जर्म्स, जर्म्स को मारता है। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है लिम्फ का, और ये फंक्शन जनरली ही पूछा जाता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ। तो ये एक कलरलेस लिक्विड है, ये फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर पैरेलल, हमारे वेन्स के पैरेलल ये लिम्फ वेसल्स में बहते रहते हैं। इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन्स वगैरह कुछ लिक्विड पाए जाते हैं, और इसका फंक्शन मेनली है कि लिम्फ का फंक्शन क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो फंक्शन ये है कि ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब फैट, फैट का ट्रांसपोर्टेशन इसी लिम्फ के द्वारा होता है हमारे बॉडी के वन पार्ट से डिफरेंट पार्ट तक। सेकेंड, जो बॉडी के अंदर जो जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, किसी कारण से जर्म्स बन जाते हैं, तो उस जर्म्स को भी किल करने में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोगों को ये डिजीज़ देखने को मिलती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर होता क्या? यानी हमने बताया है कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, हार्ट के अंदर जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन मैंने फैला और सिकुड़ाव। तो हार्ट जब कंट्रैक्शन करता है तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको सिस्टोल करते हैं, और रिलैक्सेशन के स्टेज में डायस्टोल करते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल। तो जब ये सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, यही हार्ट का मैक्सिमम प्रेशर होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो लोअर प्रेशर होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये, अगर नॉर्मल बॉडी है, सामान्य बॉडी जैसे यंग बॉडी है, तो उसके जो प्रेशर होते हैं 120 mmHg के बराबर होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg के बराबर होता है। तो बीपी क्या हो गया? बीपी अगर मेजर करें तो 120/80 mmHg, ये हमारे ब्लड का प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर समझ में आ गया कि जब हार्ट कंट्रैक्शन के स्टेज में होता है तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर करते हैं। ये सिस्टोल जो होता है 120 mmHg के बराबर होता है, और जब हार्ट रिलैक्सेशन स्टेज में होता है उस समय हमारे आर्टरीज का प्रेशर को डायस्टोल करते हैं, और वो 80 mmHg के बराबर होता है। तो 80 mmHg के बराबर होता है, और बीपी को इस तरह से रेशियो में अगर डिवाइड कर दें तो 120/80 mmHg के बराबर होगा। और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं?
ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। जैसे आप लोग कभी अपने किसी बुजुर्ग को लेकर के जाइए डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले वो ब्लड प्रेशर मेजर करता है कि इनका प्रेशर कितना है, प्रेशर कहीं ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तब भी डिजीज़ है, अगर प्रेशर कम हो जाता है तब भी डिजीज़ है। दोनों ही स्टेज में डिजीज़ हो जाते हैं। प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन कहते हैं, और प्रेशर कम हो जाता है तो लो प्रेशर कहा जाता है। तो इस आधार पर बॉडी के प्रेशर यानी हार्ट के सीधे अर्थ में कहें तो हार्ट के चाल को मेजर किया जाता है कि हार्ट सही ढंग से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो इस फंक्शन को मेजर कौन करता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। और स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ही हार्ट के फंक्शन को मेजर की जाती है। अब हाइपरटेंशन क्या होता है? जैसे ब्लड में ज़्यादा अगर प्रेशर जनरेट हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है कि हमारे जो आर्टरीज हैं रैप्चर कर जाए, फट जाए, और उस स्टेज में आर्टरीज फट जाते हैं या हार्ट ब्रेक भी कर जाता है, हार्ट ब्रेकेज भी हो जाते हैं, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो इस स्थिति में ये ब्लड प्रेशर के बहुत सारे फॉल्ट हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसे ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल करके रखा जाता है। तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट समझ गए। हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है उनके समझ गए। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें दो वेसल्स होते हैं, दो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, जिसे सर्कुलेशन कहते हैं। और इस सर्कुलेशन सिस्टम में हेल्प कौन करता है? कौन से ऑर्गन्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है? वो है सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट और वेसल्स है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।